यू आर वेल। बच्चों आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि सर हमने तो ये 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर 11th में क्या पढ़ने की ज़रूरत है और ऐसा क्या है जो हम लोगों को इसमें पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक बस छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। इस पूरे चैप्टर में डाल्टन साहब की जो थ्योरी थी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैन नॉट बी कट डाउन, can't be break down, can't be seen by the naked eyes and does not exist in the free state, उसको गलत करके कि भाई एटम जो है उसके अंदर में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और पूरे चैप्टर में आपको ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल लोकेशन कहाँ है। उसके लिए आपको इस चैप्टर में सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये डिस्कवरीज के बाद आपको एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, इसके जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ना है। उसी में एक वर्ड आएगा क्वांटा, इसका मतलब होता है एनर्जी। अब ये क्वांटम एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएंगे। उसके बाद आपको एटॉमिक मॉडल्स पहले पढ़ाया जाएगा, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बोर्स का एटॉमिक मॉडल, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स के तहत आपको पढ़े जाएंगे। क्वांटम नंबर्स आपको पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आपको पढ़ाया जाएगा एंड फाइनली आपको पता चलेगा, जो पूरे चैप्टर में पढ़ने के बाद हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन साहब ने कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए थे, उसके आधार पर हम लोग थोड़ी सी विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैटर दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको काटा नहीं जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसी वर्ड को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जॉन डाल्टन कॉइन्ड द टर्म एटम। द एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ मैटर एंड कंसीडर्ड टू बी इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको काटा नहीं जा सकता है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। इन फैक्ट द एटम एज द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिस कारण से एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी जानकारी है, कितना छोटा होगा एटम, कितना छोटा होगा। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, देयर आर 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर वाइड होता है एटम, यानी कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर वाइड। मेरे प्यारे बच्चों आप कल्पना कर सकते हो एटम कितना छोटा हो सकता है। और अगर हम उसके थिकनेस की बात करें तो आप समझ जाइए कि अगर हम माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा बनाएंगे एटम्स के लेयर्स को, तो हम लोगों को शायद एटम्स दिखे। एटम्स के अंदर में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब आ जाइए जो आपके दिमाग में क्वेश्चन था कि सर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन साहब ने क्या सब कहा था। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने कलरफुल डिजाइन किया है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, कि किस तरह से डाल्टन साहब ने कहा था। ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। हर एक एलिमेंट
सबसे छोटे पार्टिकल जिसको हम एटम कहते हैं उनसे बने होते हैं। एन एटम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये एटम जो होते हैं वो पाए कहाँ पे जाते हैं? एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स किसको कहते हैं? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। So an atom of the element oxygen, an atom of the element nitrogen, all atoms of given elements are identical। यानी कि अगर हम किसी व्यक्तिगत एक एलिमेंट की बात करें, ऑक्सीजन के अंदर में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो सारे एटम्स एक जैसे होंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन के एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम जैसे नहीं होंगे। कहने का मतलब कि एक एलिमेंट में जो भी एटम्स हैं वो एक तरह के होंगे और दूसरा एलिमेंट का जो एटम्स है वो पहले एलिमेंट के एटम्स की तरह नहीं मिलेगा। यानी कि हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज इनटू द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तीसरा पोस्टुलेट था उनका। Compounds are formed when atoms of more than one element combine. A given compound always has the same relative number and kind of atoms. उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे दो एलिमेंट मिलेंगे तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले उनका कहना यह था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन से एटम को तो बदला जा ही नहीं सकता। वो एक रिलेटिव नंबर्स होते हैं जिसमें कुछ संख्या में ये एलिमेंट होते हैं, कुछ संख्या में ये एलिमेंट होते हैं, उनके दोनों के एटम्स कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन हम एटम को ना तो बना सकते हैं, ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही किसी एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम की तरह हो सकता है। तो ऐसा हमारे डाल्टन साहब का कहना था। उसके बाद आता है बच्चों, अब यहां से शुरू हुई, मैं थोड़ी सी छोटी जानकारी आपको दे देता हूं। आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी में भी ये जानकारी दिया गया है कि माइकल फैराडे साहब ने कहा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि आप कह लीजिए सॉलिड और लिक्विड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। 1830 में माइकल फैराडे had showed that the electricity is passed through a solution of an electrolyte. Chemical reaction occurred at the electrons, which result in the liberation of the depositions of matter at the electrons. उनका कहने का सीधा सीधी तात्पर्य था कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में कुछ न कुछ गैसेस डिपॉजिट होते हैं, या एनोड या कैथोड के ऊपर में कुछ न कुछ हमको रिजल्ट मिलता है। 1850 के मिड में फैराडे साहब ने इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में पढ़ा था, वहीं से इवैक्यूएटेड ट्यूब्स की जानकारी मिली थी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब की जानकारी मिली थी। अब यहां पर मैं आपको इसलिए बोला था कि छोटी जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि जूलियस प्लकर साहब एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे जिसमें वो जानना चाहते थे कि क्या गैस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। जूलियस प्लकर 1859 में उन्होंने स्टडी किया कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेस एट लो प्रेशर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन अ हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10,000 वोल्ट और मोर देन applied across the electrodes, some sorts are invisible which rays move towards one electrode to another electrode, that is negative electrode to the positive electrode। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को रेफर किया गया है इसका मतलब कैथोड था, और यही डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज का सबसे बड़ा कारण बना था। बहुत सारे बुक्स में जूलियस प्लकर का नाम नहीं दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं किसी भी साइंटिस्ट के साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा आप लोगों की जानकारी के लिए भी ये बता दिया हूँ कि जूलियस प्लकर साहब ने 1859 में ये साबित करने के लिए कि गैस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो इसी चीज को हमारे जे थॉमसन साहब ने अपना वेपन बनाया। जे थॉमसन साहब ने इसको इसलिए अपना वेपन बनाया क्योंकि वो ना तो ये साबित करना चाहते थे कि भाई गैस कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं कर सकते, वो बस ये साबित करना चाहते थे कि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कुछ ना कुछ है। वो क्या है उसके लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया
जे थॉमसन साहब ने देखा कि अगर हम 10,000 वोल्ट की करंट उस डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब के अंदर में पास करते हैं जहां पर 2 इलेक्ट्रोड फिटेड है जिसमें लगभग ना के बराबर में प्रेशर है, तो उन्होंने देखा एक ग्रीन कलर का रेस कैथोड से एनोड की तरफ जाता है जो आपको दिखता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर में। तब उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट को दोहराया और डाला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच वाज generally observed by J.J. Thomson by supplying a 10,000 volt of current in a discharge test tube at a very low pressure, and finally he had got the result that is called properties of cathode ray. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब है, इस डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब के अंदर में ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड मेटेलिक प्लेट्स, किसी न किसी मेटल का प्लेट लगा होता है। और अगर आपको कोई भी लाइट का ऑब्जर्वेशन चाहिए तो इस प्लेट के ऊपर में आप जिंक सल्फाइड का अगर स्क्रीन लगा देंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इसमें कौन से कलर का रेज आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने देखा भाई ग्रीन कलर का रेस पास हो रहा है। ये जो बम्बार्डमेंट था, ये कैथोड रेस की डिस्कवरी थी जो फाइनली बताती है कि अगर हम किसी भी गैस को 1 atm प्रेशर पे 1 atm यानी कि जो वातावरण का प्रेशर है वो डाल करके अगर हम 10,000 वोल्ट ऑफ करंट पास करते हैं तो उसके अंदर में नो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू दिस ट्यूब। क्यों भाई? क्योंकि गैस जो है पुअर कंडक्टर यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, गैस इज ऑल्सो अ गुड conductor of electricity but at a very low pressure, not at a 1 atm. Got it? अब आ जाइए बच्चों, कैथोड रेज का थोड़ा सा ऑरिजिन आप लोग देख लीजिए। कैथोड रेज आर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन कैथोड ड्यू टू द bombardment of the gas molecules by the high speed electrons emitted first from the cathode. कहने का मतलब है भाई साहब कि ये आया कहाँ से भाई कैथोड रेज, इसके नाम कैसे पड़े और क्यों आया, किस तरह से आया। तो ये पहले बता देता हूँ कि जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कैथोड से ये रेज निकले थे। कैथोड जो इलेक्ट्रोड था जिसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ये रेज की उत्पत्ति हुई थी जिस कारण से इसका नाम पड़ा कैथोड रेज, जिसकी स्पीड लगभग 1/10 स्पीड ऑफ लाइट थी। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और ये जो कैथोड रेज है दैट इज 0.3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। So these rays travel in a straight line with a very high speed which is 1/10 of the speed of light. These rays are made up of material particles. अब क्वेश्चन आता है सर ये कैसे पता चला कि ये मटेरियल पार्टिकल से बने हुए हैं? तो उन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब के अंदर में एक व्हील, लाइट व्हील पैडल डाला। जब उसके ऊपर में कैथोड रेज पास किए गए तो व्हील जो है रोटेटिंग स्टार्ट कर दिया, जिससे ये पता चला कि ये कैथोड रेज जो है किसी न किसी पार्टिकल से बना हुआ है, जिस पार्टिकल के अंदर में कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ चार्ज है। बोलोगे सर ये कैसे? तो अगर कुछ मास नहीं होगा तो वो व्हील पैडल जो है वो रोटेट नहीं करता। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो व्हील पैडल रोटेट किया इसका मेन उद्देश्य यही था कि उसमें चेक करना कि ये मटेरियल पार्टिकल है या नहीं है। क्योंकि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हुआ था तो डेफिनेटली इसके अंदर में नेगेटिव चार्ज ही होगा, तो दे कैरी नेगेटिव चार्ज एंड द चार्ज मटेरियल पार्टिकल कंस्टिट्यूट द कैथोड रे कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये नेगेटिव, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है सर इसका नाम देने वाला कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, इसको सबसे पहले नेगाट्रॉन्स के नाम से थॉमसन ने पुकारा था। जे थॉमसन ने इसको नेगाट्रॉन्स के नाम से पुकारा था। बोलोगे सर ऐसा क्यों पुकारा था उन्होंने, है ना, नेगाट्रॉन्स? तो बच्चा उस समय में इसका नाम इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं था क्योंकि कैथोड रे से ये निकला हुआ था। कैथोड जो है निगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो निगेटिव में से NEGATIVE में से NEGA ले लिया और उन्होंने निगेट्रॉन्स नाम दे दिया। मतलब निगेटिव से जो एटम, निगेटिव से जो ये अपना चार्ज निकला दैट्स कॉल्ड निगेट्रॉन्स। ये नाम देने वाले हमारे जे थॉमसन साहब थे। लेकिन बाद में चल करके स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नेगाट्रॉन नाम चेंज करके इलेक्ट्रॉन डाला। बोले सर ये कौन सी बहादुरी वाली काम कर दी? बेटा उन्होंने कुछ नहीं किया, वो निगेटिव चार्ज को बस खाली
कह रहे थे निगेटिव को इलेक्ट कहेंगे, ELEC, बाकी वही स्पेलिंग है, नेगेट्रॉन्स में से नेग को हटा दीजिए, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो स्टोनी साहब ने इनका नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। लेकिन जब इसको एक मेटल से स्ट्राइक किया गया, इस रेस को जब मेटल से स्ट्राइक किया गया, तो इस कैथोड रेस ने काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके मैटर को स्टॉप कर दिया। सर व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि दिस रे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विथ मैटर, एंड इट शोज दैट cathode ray possesses kinetic energy which is converted into heat energy when stopped by matter. ये रेस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते थे। कैथोड रेस कैन पेनिट्रेट द थिन फॉइल ऑफ सॉलिड मेटल्स या सॉलिड मटेरियल्स। कैथोड रे कैन आयोनाइज द गैसेस थ्रू विच दे पास। Cathode ray produces X-ray when strikes on heavy metals. The nature of cathode ray is independent of the nature of cathode and the nature of gas which is present in the discharge test tube. And the value of E by M has been found to be minus 1.7588 into 10 to the power 8 coulomb per gram and 10 to the power minus 11 coulomb per kg. अब मेरे प्यारे बच्चों, इतना जो मैंने आपको सुनाया इसको पहले समझने की कोशिश करो। उन्होंने क्या किया? ये जो आप डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब देख रहे हो, देख लो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है अपना डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब, ये जो है अपना, ये है एनोड, और ये जहां से आपको एरो दिख रहा है ये है कैथोड। इस दोनों को वायर से कनेक्ट किया गया, और यहाँ पर देख रहे हो आप लोग वैक्यूम पंप लिखा हुआ है, जो लगभग एकदम समझ लीजिए कि बहुत कम मात्रा में, मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके इस चीज को। देखो ये जो आपको दिख रहा है डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब, दिख रहा है आप लोगों को डिस्चार्ज टेस्ट ट्यूब, ये कैथोड रेज में से जब यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर इसको जब कनेक्ट किया गया और 10,000 वोल्ट पास किया गया बहुत ही कम प्रेशर 0.001 mm प्रेशर पर, तो इसमें से एक रेज निकले थे, जिस रेज की विजिबिलिटी को यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा हुआ था जिसने कंफर्म किया कि ग्रीन कलर के रेज को प्रोड्यूस करता है। और जब उसके बीच में एक व्हील रखा गया जो बहुत ही लाइट पैडल व्हील था, तो ये रेस जब यहाँ पे डाले गए तो ये व्हील जो है रोटेट करने लगा। और तीसरा, जब कोई भी मेटल को इसके बीच में डाला जाता था जो सॉलिड मटेरियल थे, कैथोड रेज उसको पेनिट्रेट करके थिन फॉइल में कन्वर्ट करता था। मतलब ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट कर रहा था। इसके अंदर में अगर कोई गैस को डाला गया तो उसको आयोनाइज कर दिया, कैटायन एनायन में उसको आयोनाइज कर दिया। आप समझ सकते हो। इसको जब खास करके हैवी मेटल से पास किया गया तो ये जो कैथोड रेज थे ये एक्सरे की तरह बिहेव कर रहे थे। लेकिन याद रखना बच्चों, इनसे जो कंक्लूजन मिला था, जिस कंक्लूजन में हमने पता लगाया कि ये जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते हैं। और फाइनली चार्ज बाय मास का जो रेशियो इनको मिला, दैट वाज माइनस 1.7588 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। तो ये बहुत ही बड़ा एक डिस्कवरी था मेरे प्यारे बच्चों। इसको जब नोट करोगे आप लोग तो आपको पता चलेगा कि सर क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, रट्टा मार लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अगर आप एक बार समझ जाओ तो आप अपने मन से भी पॉइंट्स बना सकते हो। जैसे मैंने पहले आपको कहा ये रेज कहाँ से प्रोड्यूस हुए थे, कैथोड से, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, कैथोड रेज। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं बहुत ही हाई स्पीड में, लगभग 1/10 स्पीड ऑफ लाइट के बराबर में। ये मटेरियल पार्टिकल है जिसका कंफर्मेशन लाइट व्हील पैडल के थ्रू किया गया। इसके ऊपर में निगेटिव इलेक्ट्रोड से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए निगेटिव चार्ज इसको कैरी करते हैं। इनका नाम पहले नेगाट्रॉन था जो बाद में चल करके स्टोनी साहब ने इलेक्ट्रॉन डाला। ये हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ये गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं। ये जब हैवी मेटल से इनको स्ट्राइक किया जाता है, सर हैवी मेटल जैसे टंगस्टन, मोलिब्डेनम, तो ये एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं और they produce green fluorescence on the glass wall of the discharge test tube. I hope आप लोगों को ये properties of cathode rays समझ में आया होगा।
कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको आप ऐड कर सकते हैं. दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स. दे possesses penetrating effect that is easily passed through the thin foil of metals. The nature of the cathode ray does not depend on the nature of gas taken in the discharge test tube and the nature of the material. For each cathode rays, the ratio of charge by mass is constant, that is 1.758820 into 10 to the power 8 coulomb per gram और 10 to the power 11 coulomb per kg. ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इसके बाद चार्ज बाय मास रेशियो का एक टॉपिक है जो खास करके इसमें मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ. तो ये जो मैग्नीट्यूड निकाला गया था नेगेटिव चार्ज का, जो खास करके जितने भी चार्ज पार्टिकल है उसमें ऐसा पता लगाया गया कि जब इसके ऊपर में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो इसके लिए कोई मेटल जो मैग्नेट कंसिस्ट करते हैं उस मेटल को जब लाया गया तो ये जो रेस थे वो बेंट हो गए. तो जिससे पता लगाया गया कि भाई इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और जितना ज़्यादा मास पार्टिकल खाता उतना कम डिफ्लेक्शन होता है, और जितना हल्का वजन का था मेटल उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन. इसीलिए आपने देखा कि इसमें कौन कौन से मेटल का यूज़ किया गया था, टंगस्टन. इसमें कौन सा मेटल का यूज़ किया गया था, मॉलिब्डेनम. तो जितना हल्का मेटल था डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उतना ज़्यादा था. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसमें खास करके इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन ओरिजिनल पाथ से जब वो आगे चल करके वोल्टेज जैसे पास होता था, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता था. इसको जब मेजरमेंट किया गया, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन which were observed by the electrons on which the electric field strength or magnetic field strength was determined. तो थॉमसन साहब ने E by M की वैल्यू निकाल करके फाइनली वैल्यू दे दिया था 1.758820 into 10 to the power 11 कूलम पर kg. अब निकालना था बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज टू मास रेशियो क्या है बच्चों, तो चार्ज टू मास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और चार्ज बाय मास की वैल्यू है माइनस 17588 इंटू 10 टू द पावर 1.7588 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम. इस दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 9.1094 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है बच्चों दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. और इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जब आप कंपेयर करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. मतलब अगर आप एक प्रोटॉन का मास निकालोगे तो 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो बराबर होगा, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837. मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे किया गया. एंड इट वॉज अ ग्रेट नॉलेज. आई होप आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला होगा. अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा दैट विल बी स्पेशली ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जो गोल्डस्टीन साहब ने बनाया था, और उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट को खाली दोहराया था, परफोरेटेड कैथोड ट्यूब के थ्रू उन्होंने लिया था, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं किया था. उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. इसके बाद मैं आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी बताऊंगा, जो फंडामेंटल डिस्कवर हो गए थे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी बताऊंगा. प्रॉपर्टीज़ के बाद मैं आपको लेके चलूँगा नई दुनिया, दैट इज़ क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम्स. मैंने बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बनाया है. अगर किसी बच्चे को ये PDF की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट में अपना मेल ID या नंबर सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपको ये PDF आपके WhatsApp पे भेज सकूँ, या फिर आपके ईमेल पे मैं आपको सेंड कर दूँ. बहुत ही अच्छे डिज़ाइन से मैंने इसको डिज़ाइन किया है ताकि बहुत इजी वे में किसी भी चैप्टर को पढ़ा जा सके. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और अगर कुछ डाउट है, जो आप लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया. लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन की बारीकी जानकारी है, बारीकी जानकारी का मतलब हो गया डिटेल नॉलेज. तो डिटेल नॉलेज बच्चों लेने का कोशिश करें. आप लोग अभी नए जनरेशन है, 10th से 11th में आए हैं. आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा. और कोशिश करना बच्चों कि इस दुनिया में जितना अधिक से अधिक नॉलेज लोगे तो उतना तुम्हारा स्ट्रेंथ, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.
थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे इस चैनल को अगर पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ना पसंद हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बस सिर्फ और सिर्फ अपना नॉलेज को बढ़ाते रहें। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे।